अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खत्ताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िला नारोवाल के इलाके करतारपुर में कायम गुरुद्वारा दरबार को भारत के शहर गुरदासपुर में कायम डेरा बाबा नानक से मुंसलिक करने वाली राहदारी का आज संगे बुनियाद रख दिया है। संगे बुनियाद रखने की तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सरकारी ओहदेदार, भारतीय वज़रा, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी शिरकत की। इस मौके पर भारत की विफाकी वज़ीर खुराक हरसिमरत कौर और विफाकी वज़ीर हाउसिंग हरदीप पुरी, भारतीय सहाफ़ी, गैर मुल्की सफारतकार और पाकिस्तान और भारत से आए हुए बड़ी तादाद में सिख ज़ायरीन ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुझे खुशी है कि मैं इस पुरवकार और तारीख़ी तकरीब में शामिल हूँ और मैं बाबा गुरु नानक की 550वीं जन्मदिन की तकरीब में शिरकत में आए हुए सिख यात्रियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने जो पैगाम दिया, आज उसी की रोशनी में करतारपुर राहदारी की बुनियाद रखने जा रहे हैं ताकि बाहमी फासले कम हों। ये वो जगह है जहाँ सिख धर्म के पेशवा ने मोहब्बत और रवादारी का दर्स दिया है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने, जो कि पाकिस्तान के सीनियर तज्जिया निगार हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सर, आज पाकिस्तान की तरफ से एक अहम जो है वो कदम उठाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रख दिया है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का इकदाम है? मेरा ख्याल है बड़ा ही इंतहाई पॉजिटिव है। और इट इज़ नॉट ओनली कि मैं ये कहूँ कि हमने किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल कदम उठाया, जिस तरीके से इंडियन मीडिया जो है वो उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, या वहाँ पर जो इंडियन एंकर्स हैं और साथ उनके जो स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल गेस्ट बैठे हुए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान को वो मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं, आर फॉर दैट मैटर दिस एज कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो सिखों के साथ आर्टिफिशियल मोहब्बत जाहिर कर रहा है। नॉट एट ऑल। मैं हकीकत आपसे मैं बताऊँ, एक आज के दिन का सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड गया है पूरी दुनिया में फ्रॉम पाकिस्तान कि लुक, दिस इज द कंट्री जो कि इंटर रिलीजन जो हार्मनी है और फेथ है वो कैसे किस तरीके से बेहतर तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि आप ये कह सकते हैं लोगों की सतह के ऊपर, बल्कि हुकूमती सतह के ऊपर भी। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि वो जो एक्सट्रीमिज्म नजर आता है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, तो वो तो वहाँ पर मस्जिदें गिरा रहे हैं। सर, जिस तरह आपने वो मीडिया की भी बात की है, पाकिस्तान ने तो एक अच्छा कदम उठाया है, तो दूसरी जानिब जो उनके भारतीय हुक्मरान हैं उनकी अड़दर्मी बरकरार है। सुषमा स्वराज ने जो बयान दिया कि जब तक ये हमारे फ़ौजी जो है वो बॉर्डर पर नहीं जो है वो मरते हैं, ये सिलसिला बंद नहीं होगा, और जब तक पाकिस्तान जो है वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगा तो हम जो है वो ये नहीं सोच सकते, या ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो राहदारी है जिसका संगे बुनियाद रखा जा रहा है तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो कोई मुज़ाकरात की जो है वो उम्मीद की जा सकती है। मैं ये समझता हूँ कि इसी बयान को बुनियाद बना के अब पाकिस्तान का जो एक्चुअली खारजा पॉलिसी का नुक्ता नजर होना चाहिए, जो फोकल पॉइंट होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि लुक, व्हाट पाकिस्तान इज बेसिकली डूइंग ओवरऑल जो रीजन के पीस के लिए, विद इन टू कंट्रीज पीस के लिए, और साथ ही ओवरऑल आप कहते हैं कि ग्लोबल पीस के लिए क्या कुछ कर रहा है। तरीके से पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर लड़ी है। ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया को देखें और ये देखें, मतलब कितने हैरानी वाली बात आती है। इट इज नॉट ओनली बीजेपी की मैं बात करूं, बल्कि इवन कांग्रेस के जो लोग हैं, दोनों पार्टियां वो हैं कि जो कि पाकिस्तान दुश्मनी के एजेंडे के ऊपर इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फाइनली जब ये पावर में आते हैं तो व्हाट हैपन कि बेसिकली ये ना सिर्फ ये कि 79 कश्मीरियों का खून बहाते हैं, एलओसी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जो है इंतहाई जिसको कहते हैं इश्ताल अंगेजी करते हैं, पाकिस्तान को इश्ताल दिलाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब ने ये वाजे बताया है कि अगर भारत एक कदम आगे आएगा तो हम 2 कदम जो है वो उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरी तरफ उनका बयान आया कि भारत की तरफ से कि सार कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में अगर होती है तो जो भारत का वजीर आज़म जो है वो उसमें शिरकत नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि वो चंद महीनों के बाद उनके इलेक्शन हो रहे हैं, और ये इलेक्शन का तो उनका सबसे बड़ा कहते हैं कि वो हथियार ही यही है बीजेपी का। स्पेशली बीजेपी का मैं इसलिए भी मेंशन करूंगा कि ये है वो आरएसएस की एक तंजीम है, सियासी तंजीम आप इसको कह सकते हैं, और ये हिंदू इंतहा पसंद जो है उनके ऊपर मुश्तमिल है बेसिकली। आप आरएसएस को कर लें, उसका मिलिट्री विंग जो बजरंग दल आ जाता है,
शिवसेना के साथ एक लिहाज से इनका इत्तेहाद है। तो ये वो पार्टी है बेसिकली जिसने अपने ही मुल्क के खिलाफ बड़े ही खतरनाक किस्म के इक़दाम कर रही है। मुल्क के अंदर अनरेस्ट आपको नजर आती है, अक़लियतें किसी तरीके से महफूज नजर नहीं आती, मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो इंतहाओं को छूती हुई नजर आती है। ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो अब मैं सच्ची बात में आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का बड़ा अजीब सा चेहरा आप चंद सालों के बाद नजर आता है। अब सिखों की अगर हम बात करें, देखिए सिखों के लिए जो कुछ हमने किया ये इंतहाई दरीना मुतालबा था सिखों का। ये कोई छोटी मोटी कोई आबादी नहीं है, 12 करोड़ के जीते जागते इंसान है। उनका इस जगह से करतारपुर से बड़ा लगाव आता है। उनके जो रूहानी पेशवा थे वो 18 साल यहाँ पर हैं, अपनी प्रीचिंग की उन्होंने। यहाँ पर 72 साल हो गए वो इस इंतजार में थे कि कब उनकी ये मुराद पूरी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, दिस इज व्हाट इट इज। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो काम किया है इंतहाई दूरअंदेशी का, और जिसके अंदर किसी तरह का कोई जज्बाती पना नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार एटमी मुल्क जो है और जिस तरीके से उसके लीडर को बयान देने चाहिए, उसकी हुकूमत को चलना चाहिए। और उससे भी बढ़ के आज सबसे बड़ी बात यह मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जी आप सिर्फ इतना देखें कि आप पाकिस्तान के लोगों से इंटरेक्शन तो करें, वो किस फराख दिली के साथ, खंदा पेशानी के साथ हमारे जो सिख दोस्त और भाई आए हुए हैं उनके साथ मिलते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? क्या इस तरह की बातचीत कोई आप नरेंद्र मोदी के मुंह से इस तरह के अल्फाज सुन सकते हैं? वो तो अच्छा, क्या सर आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है, ये कदम उठाया है उस पर उनको आलमी सतह पर भी पजीराई मिली है, सराहा जा रहा है, तो क्या जो भारतीय हुक्मरान हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही? बिल्कुल इसी तरीके से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आज पंजाब जो है हिंदुस्तान का, उसके अंदर आज इंतहाई मुसर्रत नजर आती है। उनके चेहरे जो हैं वो सच्ची बात है खुशी से चमकते हुए नजर आते हैं। जितने ढेर सारे लोग जो हैं वो हमारे सिख भाई इधर पाकिस्तान आए, जिस तरीके से हम उनको लुक आफ्टर करें, सर्टली देयर आर गेस्ट, और हमने उनको लुक आफ्टर करनी है। तो ये तो आप खुशी का समा आप पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं। और जरूर अगर मैं कहूँगा कि अगर इन बिल्ट भी देखा जाए तो एक सक्सेस है, मॉरल सक्सेस है ओवर इंडियन फॉरेन पॉलिसी या उनकी डिप्लोमेसी के ऊपर। और हिंदुस्तान की हुकूमत के अंदर या बीजेपी के अंदर वो तो एक सफेद मातम बिछा हुआ है। वो तो मातम की हालत के अंदर उनको समझ कुछ नहीं आती कि क्या करें। अच्छा, पाकिस्तान ने अमन की खातिर ये कदम उठाया, तो दूसरी तरफ जो भारत है उसके जो अवाम हैं उनका इस हवाले से क्या रद्द अमल देखने में आया है? देखिए, जहाँ तक तो मैं एक चीज आपसे बताऊं, मे बी मोर देन 90% बेसिकली इंडियन पॉपुलेशन वो है कि वो इस सारे झगड़े के अंदर बेसिकली वो नहीं पड़ना चाहते, और दे आर कंफर्टेबल कि जिन दोनों मुल्कों के अंदर आने जाने की आसानी होती है, सार काम करता है, ट्रेड होता है, एक दूसरे के वफूद का, सकाफत का तबादला होता है। ये जनरली मैं आपको ये बता दूं, वो पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। वो जो 5 से 10% हिंदू जनूनियन है ना, ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान को जिसको कहते हैं यरगमाल बनाया हुआ है, उनकी हुकूमत को भी, उनकी ब्यूरोक्रेसी को भी, उनकी मिलिट्री को भी। ये वो चीज है जो कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि उनके आड़े आ रही है। और डेफिनेटली दे आर दी वन के जो कि इंतहाई जिसको कहते हैं शिद्दत पसंद लोग हैं। आप ये देखें कि गाय के चक्कर के अंदर, हालांकि गाय का कोई सिलसिला नहीं होता, लोगों के घरों के अंदर से फ्रिज निकाल के उस देखे कैसे उन्होंने मुसलमानों को मारा। और सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिखों की जिंदगी कितनी गैर महफूज है, क्रिश्चियन के साथ, बुद्ध मत के साथ ये कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का किसी तरह का कोई और नक्शा आपको मैं समझता हूँ कि अगले चंद सालों के अंदर नजर आ रहा है। अभी सिखों की बात अगर की जाए, उन तो 2020 के अंदर कहा हुआ है कि नहीं, हम वी आर इंटरेस्टेड इन खालिस्तान, बेसिकली जो कुछ भी है, वी आर नो मोर इंटरेस्टेड स्टेइंग एंड लिविंग विद इंडिया। तो अब ये देखें कि अगर एक तरफ कश्मीर इतनी जद्दोजहद आज़ादी इतनी स्पीड के ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर चली गई है, एंड लाइक वाइज सेम इज हैपनिंग बेसिकली ये खालिस्तान मूवमेंट की बात करें, इससे हट के भी बेतहाशा मूवमेंट जो है विद इन इंडिया चल रही है। क्योंकि यही बात आती है, ये अपने आप को कहते हैं कि हम जी सेकुलरिज्म है, लेकिन देखा जाए इस वक्त मुकम्मल तौर पे मजहबी जनूनियों ने, मजहबी इंतहा पसंदी ने, हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल इंडिया को अपनी ग्रिप के अंदर लिया हुआ है। और किसी सूरत में आपको को एक मजहबी रवादारी होती है। सर, आपके ख्याल में जिस तरह भारत ये दावे करता है कि हमारी जो सेकुलर स्टेट है, तो ये खोखले दावे हैं? नहीं, बिल्कुल किसी तरह का कोई नहीं है। ये हिंदू इंतहा पसंद जनूनियों की हुकूमत है। चाहे आप इसको मोदी को ले लें, क्योंकि मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या लोग भूल गए? जो कुछ इसने गुजरात के अंदर एक लिहाज से किया था, और किसके साथ, अकलियतों के साथ, मुसलमानों के साथ किया था। बेशुमार कत्ल करवाए गए थे, बड़ा अफसोसनाक वाकया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जी ये है वो गुत्थी में पड़ी हुई है
इसके नरेंद्र मोदी के कि कोई भी ऐसी बात होती है, कोई तहरीक होती है तो उसको आपने बज़ोर कुव्वत दबाना है। बट सर्टली ये कोई 2002-3 का टाइम नहीं है, ये 2018 चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हालात काफी बदले हुए हैं, काफी वहाँ पे सिचुएशन मुख्तलिफ है और डेफिनेटली आई कैन से कि आने वाले दिन जो हैं ये अगर हिंदू जगजैसी की अगर आप बात करते हैं हिंदुस्तान को एक साथ, मुझे तो नहीं लगता कि ये चीजें इस तरीके से चल सकेंगी। और इवन इंडिया के नॉर्थ के अंदर बड़ी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, वहाँ पे उनकी आर्मी डिप्लॉयड है, यहाँ 7.5 लाख के करीब कश्मीर में आर्मी इनकी डिप्लॉयड है। तो इनकी मुझे तो ये समझाइए ना, ये तो बेसिकली वो आर्मी है जिसको आप प्रोफेशनल आर्मी तो नहीं कह सकते। सही। ये तो बलवाइयों को रोकने के लिए एक्चुअली आप कह सकते हैं, या निहत्ते लोग जो हैं वो तमिलनाडु वाले कह लें या कश्मीर वाले कह लें, ये तो बेसिकली उनके खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं कि जी अच्छा इनको पत्थरों को कैसे रोकना है, ये लाठियों से लोग मुसल्ला होकर आते हैं उनको कैसे रोकना है। तो वो आप देखें किस तरीके से जुल्म सितम कर रहे हैं। तो सर्टली मुझे आने वाले वक्त के अंदर, ये नहीं मैं कहता, लेकिन मुझे फील होता है कि हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है ना वो अपने आप को पोर्ट्रे तो बड़ा कुछ कोशिश करने की करते हैं कि हम बड़ा डेवलपिंग नेशन है और G20 के अंदर आते हैं, ये है वो है, बट आई वुड सिंपली से आने वाला वक्त इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और टिल सच टाइम ये अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते, मजहबी जो जुनूनी है उनको काबू में नहीं लेकर आते, उनके लिए किसी तरीके से सख्त सजाएं मुकर्रर नहीं करते, जब तक मजहबी आज़ादी नहीं देते। हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग बसते हैं वो सही मानों में अपने रस्म और रवाज और भारत को अपना रवैया बदलना चाहिए, मजहबी आज़ादी जो है वो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद सीनियर तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि करतारपुर सरहद खोलने का मुतालबा काफ़ी अरसे से आ रहा था, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात ने उसे रोके रखा था। संग बुनियाद रखने के बाद इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए भारत से आए हुए खिलाड़ी और वज़ीर नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि मैं जब पाकिस्तान में आया था तो सबसे पहले बाबा नानक के नज़रिए का आगाज़ किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमारी झोलियाँ भर दी हैं और इस अहम संग बुनियाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। 73 साल के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ है। पाकिस्तान ने सरहद खोल कर पूरी कायनात हमारी झोली में डाल दी है। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि अमन और मुस्तकबिल को तब्दील करने के लिए सोच बदलना पड़ेगी। मजहब को कभी सियासत या दहशतगर्दी की नज़र से ना देखा जाए। अमन वापस आना चाहिए। बहुत नुकसान हो गया, बहुत खून खराबा हो गया, कोई इस आग को मिटाने वाला होना चाहिए। करतारपुर राहदारी के खुलने से लोगों के दिल मिलेंगे। मुस्तकबिल में ये राहदारी दिलों और जहनों का मिलाप बन सकती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना वादा निभाया। अब दोनों हुकूमतों को एहसास होना चाहिए कि अब आगे कैसे बढ़ना है। ज़राए के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए जाने से कबल गुफ्तगू करते हुए इसे तारीखी लम्हा करार दिया, जिससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तानी हुकाम ने 3 भारतीय सियासतदानों बाशमूल कांग्रेस रहनुमा और भारतीय पंजाब के वजीर नवजोत सिंह और दीगर 17 सहाफ़ियों को शिरकत की दावत दी थी। भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज और भारतीय पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इनकार भी कर दिया था। इस सिलसिले में भारतीय वज़ीर खुराक हरसिमरत कौर, वज़ीर हाउसिंग हरदीप सिंह पुरी मुश्तमिल वफ़द आज वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचा था। वफ़द का इस्तकबाल पाकिस्तान में मौजूद भारतीय हाई कमिश्नर, पाकिस्तानी हुकाम और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने किया। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ ही भारतीय सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू पर मुश्तमिल वक्त पाकिस्तान पहुंचा था, जिसके हमरा मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त समेत दीगर अराकीन भी शामिल थे। इससे पहले भारत के शहर गुरदासपुर में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में भारत के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब अमरिंदर सिंह ने शिरकत की थी। वाज़ेह है कि हज़ारों की तादाद में सिख यात्री हर साल बाबा गुरु नानक के जन्म की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आते हैं। रवां बरस गुरु नानक के 549वें जन्मदिन के मौके पर नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने 3500 से ज़ायद यात्रियों को वीज़ा जारी किया था। पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत से उनका जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हर्जा सराई का मौका हाथ से ना जाने दिया और ऐलान किया कि अगर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का इजलास पाकिस्तान में हुआ तो भारत इसमें शिरकत नहीं करेगा। भारतीय खबर रसां इदारे NDTV के मुताबिक भारतीय वज़ीर ने करतारपुर राहदारी खोलने से दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आने के तमाम तर इम्कानात को रद्द करते हुए कहा कि ऐसा उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां ना रोक दे।
सुषमा स्वराज ने भारतीय अज़ाइम जाहिर करते हुए मजीद कहा कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस इक़दाम से दोनों मुमालिक में मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। अपने तल्ख बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत काफ़ी सालों से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा करती आ रही है, जबकि पाकिस्तान ने पहली मरतबा उसका मुस्बत जवाब दिया है। ये ख्याल रहे कि करतारपुर राहदारी का मामला तवील अरसे से भारतीय अदम दिलचस्पी की बायस इल्तवा का शिकार था, जबकि पाकिस्तान की जानिब से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत से अब तक इस सिलसिले में मुतअद्दिद मरतबा तजावीज़ और ऐलानात किए जा चुके हैं। इससे पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि करतारपुर मनसूबा पाकिस्तान की जानिब से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को मामूल पर लाने की अनथक कोशिशों का समर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि ये मनसूबा दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की नई राहें खोलने का सबब बनेगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान भारत के साथ अपनी पॉलिसी में बहुत वाज़ेह है, जबकि भारत इस हवाले से कशमकश का शिकार है, जिसकी वजह से सितंबर में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान वज़राए खारजा की मुलाकात को भी मनसूख कर दिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद का इज़हार करते हुए कहा कि जब तक हम माजी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माजी सिर्फ सीखने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं, लेकिन हमारे ताल्लुकात का ये हाल है कि हम एक कदम आगे बढ़कर दो कदम पीछे चले जाते हैं। वज़ीर आज़म ने फ्रांस और जर्मनी के माजी के ताल्लुकात और जंगों का हवाला देते हुए भारत को मशवरा दे डाला कि अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बनाकर आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। अगर हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि मैं, हमारी पार्टी, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पर खड़े हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और भारत के साथ एक मुहज़्ज़ब ताल्लुक़ चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है। इंसान चांद तक पहुंच चुका है, क्या हम कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा मसला है जो हम हल नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए इरादा और एक बड़ा ख्वाब चाहिए। भारत से मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए कहा कि बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसी क़यादत चाहिए जो मसले के हल के लिए इरादा रखे। संगे बुनियाद पर सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि जो खुशी मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा जाने से मिलती है, मैं वो खुशी आज यहाँ मौजूद शुरका के चेहरों पर देख रहा हूँ। साथ ही उनका कहना था कि अगले साल जब आप यहाँ आएंगे तो आपको देखकर खुशी होगी कि हम हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। इस मौके पर उन्होंने साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू को सराहते हुए कहा कि मुझे उनकी क्रिकेट कमेंट्री तो बहुत याद है, लेकिन नहीं पता था कि सिद्धू को सूफी कलाम में भी इतनी महारत हासिल है। मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि जब भी करतारपुर साहब की तारीख लिखी जाएगी, इमरान खान पहला नाम लिखा जाएगा। ये मौजज़ा है जो 73 साल में नहीं हुआ, वो 3 माह के अंदर अंदर हो गया। जिंदगी भर की करतारपुर कॉरिडोर मंसूबे पर शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि 73 साल के इंतजार को पल भर में ख़त्म कर दिया और यारी भी निभाई। कोई फरिश्ता होता है और जो ऐसे इक़दाम करता है, अमन और खुशी के लिए आगे बढ़ने के लिए सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। भारतीय यूनियन मिनिस्टर ने कहा कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब पर जब उन्होंने खिताब किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान की मशकूर हूँ और इस करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल पर बात करें। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 6 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस के हवाले से नए वकील ने इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ ने 6 करोड़ के तोहफ़े करीबी अजीज़ों को दिए, जबकि उनकी आमदन 2.5 करोड़ थी। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत हुई। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से मजीद रिमांड के लिए अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया। पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। समाअत में अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि रमजान शुगर मिल्स की दस्तावेजात क्यों फाइल में लगा दें, आप आशियाना हाउसिंग पर बात करें। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन मिली हैं, राहदारी रिमांड की वजह से तफ्तीश नहीं हो सकी है। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ को मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन पर दिए गए सवालनामा दिया, कल जवाब दिया गया। शहबाज शरीफ का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। शहबाज शरीफ ने अक्सर सवालों पर कहा मुझे याद नहीं या वकील से पूछ कर बताऊंगा। नए प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा था कि 6 करोड़ के तोहफ़े करीबी अजीज़ों को दिए, आमदन 2.5 करोड़ थी। हो सकता है आमदन
शो करने से पहले तहाइफ तकसीम कर दिए गए। मामला तफ्तीश तलब है। 2011 से 2017 में 20 करोड़ की जायदाद बेची, रकम चेक के जरिए मिली। 6 करोड़ कहां से आए वो अभी वाजे नहीं है। अदालत मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तोसी करे। वकील शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे पास मौजूद तमाम दौलत का कानूनी सबूत मौजूद है। नैब बिला जवाब जिस्मानी रिमांड मांग रहा है। आमदन अलग बात है और किसी को तोहफे के लिए रकम और चीज़ देना, करोड़ की जायदाद बेची, करीबी अजीज़ों को तोहफ़ देना जुर्म नहीं है। नैब बताए क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसे करप्शन से जोड़ा जा सके। शहबाज शरीफ के वकील का मजीद कहना था कि नैब 55 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बावजूद करप्शन का सबूत पेश नहीं कर सकी। नैब की जाने से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की जाए। वकील ने कहा कि यह तासुर पाया जाता है कि रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मीडिया कोई अदालत नहीं, अदालत में रेफरेंस भेजा जाता है। वकील ने मजीद कहा कि डीजी नैब ने इंटरव्यू में कहा कि नवंबर के आखिर तक चालान जमा हो जाएगा। अदालत ने कहा कि डीजी नैब का यह बयान अलार्मिंग है कि 15 दिन पहले चालान जमा कराने का ऐलान कर दिया। वकील नैब का कहना था कि शहबाज शरीफ ने 2011 में तोहफ़ दिए मगर वो गोशवारों में जाहिर नहीं है। अदालत ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ की 2011 के पैसों से आशियाना हाउसिंग स्कैंडल का क्या ताल्लुक। वकील शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और शहबाज शरीफ को साफ सुथरा कमरा और धूप के लिए भी इंतजाम किया जाए। अदालत ने नैब की दरखास्त पर शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 9 दिन की तोसी कर दी और शहबाज शरीफ को 6 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि नैब लाहौर ने 5 अक्टूबर को शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में तलब किया था। ताम उनकी पेशी पर उन्हें आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले रोज शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया और 16 अक्टूबर को रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया तो एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 30 अक्टूबर तक तोसी कर दी थी। तो दूसरी तरफ बात करें, नवाज शरीफ का नैब से अलीमा खान की जायदाद की छानबीन का मुतालबा किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान की जायदाद की छानबीन का मुतालबा कर दिया है। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अलीमा खान की जायदाद का मनी ट्रायल क्या है, उनके पास दुबई में अरबों रुपए की जायदाद कहां से आई है, ये सवाल पैदा होता है। उन्होंने कहा कि नैब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ तो छानबीन करती रहती है, उन्हें यह भी तहकीकात करनी चाहिए कि अलीमा खान ने जायदाद कैसे बनाई। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप अलीमा खान के खिलाफ नैब में फरीक बनेंगे, तो नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि ये सवाल आप सुबह मुझसे पूछते तो मैं जवाब दे सकता था। नवाज शरीफ का मजीद मौक़िफ़ था कि कौम जानना चाहती है कि अलीमा खान की जायदाद के पीछे कौन है। अलीमा खान शौकत खानम हस्पताल के बोर्ड की मेंबर भी हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरा सियासी गुफ्तगू का इरादा नहीं था, लेकिन ये मामलात भी बहुत ज़रूरी हैं। जो कुछ बोलूँगा वो ना आप लिख सकते हैं और ना ही आप शाया कर सकते हैं। पाकिस्तान में बिजली के मंसूबों से मुतालिक बताया कि बिजली के मंसूबों में बचत के पीछे शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत थी और हमने बिजली के मंसूबों में 160 अरब रुपए की बचत की। साबिक वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि शहबाज शरीफ को उनकी अनथक मेहनत पर मुबारकबाद देने और सराहने के बजाय नैब के जरिए जेल में डलवा दिया गया। हुकूमत के इब्तदाई 100 रोज़ के हवाले से बात करते हुए उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मौजूदा हुकूमत के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, बताएं क्या काम किया। जो मंसूबे हमने लगाए उन्हें हुकूमत खोलने के लिए तैयार नहीं है, जिनमें लाहौर मुल्तान मोटरवे मंसूबा शामिल है जो मुकम्मल हो चुका है लेकिन उसे फ़हाल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मोटरवे का नाम चाहिए PTI मोटरवे ही रख दें, लेकिन उसे खोलें तो सही। अपने दौरे इक़्तिदार के हवाले से नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में किसान खुश था, खाद सस्ती थी, अशिया खुरोनोश जो है वो सस्ते होने की वजह से आवाम में खुशी की लहर थी और चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयार किया और अब क्या इसका इनाम यह है कि हम जेलों का मुंह देखें। वजाहत देते हुए कहा कि सब सोच कर ही तकलीफ होती है और फिर आप कहते हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं चुप हो जाता हूँ तो कहा जाता है कि मैंने समझौता कर लिया। आखिर में नवाज शरीफ ये सवाल भी छोड़ गए कि क्या सज़ा सुनने के बाद लंदन से वापस आने वाला NRO कर सकता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।